जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल पर जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की जो एक सीरीज चलाई गई थी, आज हम उसका मॉक टेस्ट नंबर चौथा लेकर आ चुके हैं आपके सामने। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़कर किसकी संज्ञा दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जैविक पर्यावरण, दूसरा है भौगोलिक पर्यावरण, तीसरा है जलवायु या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम देखें सांस्कृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो इन्हें कहा जाता है भौगोलिक पर्यावरण। क्या कहा जाता है? भौगोलिक पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है, निम्न में से किसने कहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये किसने कहा है कि प्रभावी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वह पर्यावरण कहलाता है। तो ये कहा है आपके टॉन्सले ने, एजी टॉन्सले द्वारा ये कथन कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह किसने कहा है। तो अगला आपसे ये भी क्वेश्चन जो है ये कथन का है। तो ये किसने कहा है कि पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पी सोरोकिन, ए फिटिंग, तीसरा है सैंपल और चौथा है दीक्षित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर जो शिक्षण विधि है ये किस में अपनाई जाती है, आगमन विधि में, निगमन विधि में, सहसंबंध विधि में या फिर निरीक्षण विधि में। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि। अगर यहीं पर पूछता विशिष्ट से सामान्य की ओर तो आंसर आपका हो जाता आगमन विधि, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है सामान्य से विशिष्ट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका परिवर्तन होता है, अमोनिया का नाइट्रोजन में, पहला ऑप्शन है, दूसरा है नाइट्रोजन का अमोनिया में, या फिर तीसरा दिया है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, या चौथा ऑप्शन ए तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होता है, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो याद रखना है। ऑप्शन दिए गए हैं, हीरालाल जी कानिया, दूसरा है एम पतंजलि शास्त्री, तीसरा दिया है मेहर चंद महाजन, चौथा है एस आर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल जी कानिया, यानी कि भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। और अभी अगर वर्तमान में बात करें तो 48वें जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं एन वी रमन्ना, एन वी रमन्ना। तो इनको भी आपको याद रखना है, ये भी पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा सामान्यता कैसी होती है। जलोढ़ मृदा सामान्यता कैसी होती है, पहला ऑप्शन है, इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, प्रचुर मात्रा में नहीं होता है बल्कि बहुत ही कम मात्रा में होता है। दूसरा है ह्यूमस कम होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है अत्यधिक उर्वरक होती है, सही है। और चौथा है जोतना यानी कि खेती करना आसान होता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। कहाँ का पूछा है, दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं, वेल्ड कहा जाता है, प्रेयरीज कहा जाता है, या पैम्पा यानी कि पंपास, या फिर डाउन्स। तो बात कर रहा है दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में इनको हम कहते हैं पंपास यानी कि पैम्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें वेल्ड की, तो वेल्ड घास के मैदान आपके कहाँ पर हैं, ये हैं आपके अफ्रीका में। कहाँ पर हैं, अफ्रीका में। प्रेरीज की बात करें तो ये हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में यानी कि उत्तरी अमेरिका में, ये भी कई बार पूछता है, ये भी याद रखना है। अगला है आपका जैसे डाउन्स दिया है, तो डाउन्स आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में।
और आपको बता देते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए लानोस कहाँ पर है, तो लानोस आपका जो होगा, लानोस ये है आपका वेनेजुएला में। कहाँ पर है ये लानोस, कहाँ पर है, तो लानोस है आपका वेनेजुएला में। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि जो है लानोस तो हो गया आपका, जैसे आपसे पूछ ले स्टेपीज, तो ये है आपका यूरेशिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या फिर मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से, एटमोमीटर से या फिर मैनोमीटर से या ऑक्जेनोमीटर से। तो मूलीय दाब आपसे पूछा गया है, तो ये मापा जाता है आपका ऑक्जेनोमीटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें बैरोमीटर की, तो इससे हम क्या मापते हैं, वायुदाब को मापा जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, विलुप्त के करीब जीव से, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से या फिर वायु प्रदूषण से। तो ये किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त के करीब जीव से। और रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है IUCN। तो ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये संविधान के किस भाग में उल्लिखित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 9। कहाँ पर है, भाग 9 में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सीमांत कृषक हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 की यूपी टेट की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है कि कितने प्रतिशत सीमांत कृषक हैं, 75%, 78%, 74% या फिर 72%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 10 जून को, 5 जून को, 21 जून को या फिर 26 जून को। तो ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 21 जून की, तो इस दिन मनाया जाता है आपका योग दिवस। क्या मनाया जाता है, योग दिवस। तो इसे भी हमें याद रखना है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया गेट का डिजाइन देश ने तैयार किया था, किसने तैयार किया था। ये पूछ रहा है कि इंडिया गेट का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर एडविन ल्यूटियंस। सर एडविन ल्यूटियंस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। जो शहद की मक्खी होती है उसका विष कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, नमकीन होता है या मीठा होता है। तो ये आपका अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो कौन सी गैस है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है DNA का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि DNA का जो जलरागी स्वरूप है यह किसके कारण होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कारण DNA का जलरागी स्वरूप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इटाई इटाई जो नामक रोग है वो किस धातु की वजह से होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैडमियम, निकेल, क्रोमियम या फिर पारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कैडमियम, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटाई इटाई रोग के लिए जो धातु उत्तरदायी है वो है आपकी कैडमियम। अगर आपसे पूछा जाए कि पारा, तो पारा जो होता है तो ये उत्तरदायी होता है किसके लिए? मिनी माता रोग के लिए। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। मिनी माता रोग के लिए अगर पूछा जाए कि कौन सी धातु उत्तरदायी है तो ये है आपका पारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। तो किसके कारण साबुन का बुलबुला जो है वो गोल आकार का हो जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है जड़त्व, दूसरा है दाब, तीसरा दिया है पृष्ठ तनाव और चौथा है आपका श्यानता। तो ये होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकृति का हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? सॉरी, यहाँ पर जोड़े पूछा गया है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 13 होते हैं, 16, 12 या फिर 11? तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़े हमारे पसलियों के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। कार्बन चक्र में जीवाणु की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में। ऑप्शन बी है सकल ग्रह कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में। ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी ऑल करेक्ट हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर आपका लॉक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है? जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है, जनसंख्या या फिर समूह? तो इसे कहते हैं परिवार। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम परिवार कहते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? केरल से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या फिर मणिपुर से? तो बात करें इसके सही उत्तर की, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पर हम थोड़े और डिस्कस कर लेते हैं आपसे जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बात करें केरल से, तो केरल से आपके क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि आपका है, एक है कथकली। कथकली तो ये कहाँ का नृत्य है आपका? ये है आपका केरल का। जैसे एक और है यहीं पर, एक है आपका मोहिनी अट्टम। ये बहुत ही पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी आपका कहाँ का है? केरल का है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में आपका जैसे आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, भरतनाट्यम। और मणिपुर का तो मणिपुरी है, ये तो आपको पता ही होगा। और यहीं पर एक देख लेते हैं जैसे कि यक्षगान पूछा जाता है आपसे, कर्नाटक का है ये। कर्नाटक का कौन सा फेमस है आपका? तो कर्नाटक अगर पूछा जाए तो यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। ये कहाँ का है आपका? कर्नाटक का है। इसे भी आपको याद रखना है। और जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जैसे आपका आ जाता है कथक है, नौटंकी है, रासलीला है, तो ये आपके आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर बेंगलोर में? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल की भागीदारी का इनके बीच एक विवाद है। तो किन किन के बीच विवाद है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच, या फिर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, या कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच? तो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु और
कर्नाटक के बीच ये विवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी जल जो है ये डिस्प्यूट किनके बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में पिछले 150 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो आपको बताना है कि कितनी वृद्धि हुई है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 350 से 450 ppm तक वृद्धि हुई है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया है शाक भक्षी, दूसरा है मृतक भक्षी, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने मांस भक्षी और चौथा है रसायन भक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतक भक्षी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या फिर आयरलैंड से। तो ये लिया गया है, जो विधि का शासन है ये अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसे सोख लेते हैं, यानी कि किसे ऑब्जर्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।